रेडियो दस्तक at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन में हम लेकर आए हैं स्वास्थ्य संकल्प भाग 14। ये स्वास्थ्य जागरूकता रेडियो कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिसेफ और CRA के माध्यम से एक कार्यक्रम है जो कोरोना और स्वास्थ्य पर रेडियो दस्तक की ओर से सतत प्रसारित हो रहा है। इसमें हम कोरोना से संबंधित अनेक विषयों को लेकर उपस्थित हुए हैं और सभी श्रोताओं ने इसे पसंद भी किया है। इस स्वास्थ्य संकल्प भाग 14 में आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती निधि तिवारी, जो कि पूर्व मनो सलाहकार है जिला चिकित्सालय उज्जैन में। हम उनसे आज बातचीत करेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मैडम, जैसा कि हम जानते हैं कि विगत दिनों में कोरोना जैसी महामारी बहुत व्यापक स्तर पर हुई और उसने काफी लोगों को प्रभावित किया। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ा है और इसी पर आज हम रेडियो दस्तक 90.8 FM पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करें कि कोरोना से मानसिक स्तर पर क्या परिवर्तन हुए और शरीर पर क्या प्रभाव हुआ और लोगों के स्वास्थ्य पर उसमें क्या लक्षण हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे रेडियो दस्तक पर आपने मुझे बुलाया, ये मौका दे रहे हैं आप मुझे। जैसा आपने मुझे अभी पूछा कि कोरोना के मानसिक और शारीरिक प्रभाव क्या हुए हैं। जी देखिए डॉक्टर साहब, कोरोना के जो शारीरिक प्रभाव हुए हैं वो तो बहुत ही गंभीर थे। शुरुआत हमारी सर्दी, खांसी और बुखार से लेकर हुई। शरीर में दर्द हुआ, ऐंठन हुई, मरीज जो है अस्पताल गए, वहां पर बहुत लंबे समय तक एडमिट भी रहे, लगभग 1 से 2 महीने तक। जी गंभीरता से उन्हें लिया गया, उनका उपचार किया गया और मुझे उस दौरान मौत के समाचार भी बहुत ज्यादा मिले। तो शारीरिक प्रभाव की बात जहाँ तक है, वहाँ मैं यही कहूंगी कि व्यक्ति बहुत बुरी तरह से शारीरिक पीड़ा से ग्रसित था कोरोना काल में। बिल्कुल सही। जहाँ तक मानसिक प्रभावों की बात है, तो चूंकि मैं एज साइकोलॉजिस्ट मैंने काम किया है, उस दौरान मैं DDRC में काम कर रही थी। हमारी कई प्राइवेट अस्पतालों में हमारी ड्यूटी भी लगी थी जी। तो उस दौरान मुझे ये समझ में आया कि लोग शारीरिक ही नहीं, मानसिक व्यथाओं से भी बहुत बुरी तरह पीड़ित हैं। बिल्कुल सही। और उनका मानसिक स्वास्थ्य जो प्रभावित हो रहा है, उसमें जो मानसिक रोग हैं वो स्थान लेते जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो था तनाव का। क्योंकि जो महामारी का दौर था, सबसे पहली बात तो यह है कि लोग इस तरह की महामारी के लिए मानसिक तौर से तैयार नहीं थे। और अचानक जब ये पता चला कि ये पूरे विश्व में एक महामारी की तरह फैली हुई है, तो लोगों में क्रोध भी था कहीं ना कहीं। इसके लिए हमें पहले से कोई जानकारी नहीं मिली, हम कुछ कर लेते, हम कुछ तैयारी करते। तो ये एक चिंता, तो तनाव के साथ चिंता हुई और चिंता के साथ फिर PTAD जिसको बोलते हैं हम, पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब आने वाली घटनाओं के लिए पहले से ही चिंतित हो जाना। कुछ अभी है नहीं तो भी मतलब उन्हें एक भयग्रस्त हो। जी हाँ। तो इस तरह की ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, PTAD है, फिर इसका रूप आगे ले लिया डिप्रेशन में। जी। तो डिप्रेशन के बहुत सारे कारण रहे, जैसे अचानक व्यक्ति का बीमार होना, अचानक उसका हॉस्पिटलाइज होना, फिर हॉस्पिटलाइज होने के लिए लंबे समय तक वहां अस्पताल में रहना, तो वो वातावरण की वजह से उदासीनता आना और परिवार के सदस्यों से दूर रहना, और इस सब के साथ ही आर्थिक स्तर जो है वो एकदम से डगमगा गया, क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार ही नहीं था इन चीजों के लिए कि हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये कुछ कारण रहे जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सही बताया मैडम आपने। अक्सर उस समय ये देखा गया कि आपने जैसा बताया कि लंबे समय तक रोगी भर्ती रहने में निश्चित रूप से ये घातक बीमारी थी, और ऐसे में उसी वार्ड में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई हो, तो एक अतिरिक्त भय ग्रस्त रोगी हो जाता है, और वो भय भी एक मनोवैज्ञानिक कारण बना। जी हाँ, वही मैं कह रही थी कि चिंता के साथ, डिप्रेशन के साथ एक फोबिया भी क्रिएट हुआ है, जिसको भ्रम कहते हैं, डर कहते हैं। तो एक सामयिक परिस्थिति के लिए जो डर बना है व्यक्ति का, जो चिंता बनी,
और जो डिसऑर्डर क्रिएट हुए, फोबिया हुआ, उसकी वजह से व्यक्ति में मानसिक रोग घर करते चले गए जी। और उसे ये भी भय बना रहा कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल, भविष्य की चिंता भी जी। और अपने परिवार की चिंता से भी वो ग्रसित रहे। जी हाँ, तो भ्रम विभ्रम इस तरह की जो स्थिति बनी, उससे हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य उनका बिगड़ता चला गया, कि अभी तक उस चीज से उबर नहीं पाए हैं और अभी भी इलाज के लिए वो लोग अस्पताल भी आ रहे हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हैं, मनोवैज्ञानिकों का सहारा ले रहे हैं, हम लोग उन्हें जो थेरेपीज दे रहे हैं। अभी लगभग प्रतिदिन मेरे पास 2 से 3 मरीज तो आते ही हैं, फोन कॉल तो लगभग 8 से 10 मरीजों के आ जाते हैं। जी। वैसे देखा जाए तो कोरोना तो चला गया, लेकिन उसका ये मनोवैज्ञानिक असर अभी तक रोगियों पर है और उससे उबर नहीं पाए हैं। आपने एक अच्छी अतिरिक्त सूचना प्रदान की हमारे श्रोताओं के लिए, जिसको कि जानना जरूरी है। अब मैं और पूछना चाहूंगा कि कोरोना से क्या प्रभाव पड़ा आम आदमी पर और किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, कृपया इस पर विस्तार से बताएं। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि हमने जो अभी मानसिक और शारीरिक परेशानियों की बात की, तो उसके साथ ही कई अन्य क्षेत्र भी व्यक्ति के जीवन के रहे हैं जो प्रभावित हुए हैं। जी। जैसे कि शिक्षा, जी, स्वास्थ्य तो हुआ ही हुआ है, रोजगार, जी, व्यवहार परिवर्तन, यानी कि तन मन धन सभी कुछ इसमें सम्मिलित हो गया। तो इसके अलावा मैं समझती हूँ और जीवन में फिर क्या है, तो व्यक्ति शैक्षिक तौर पर स्कूल बंद हो गए थे, कॉलेज बंद हो गए थे, उनके गुरुजन से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था, तो उस तरह से उन्हें मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें ये चिंता हुई कि हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। हालांकि हमारे शासन ने इसमें बहुत ही उदार नीति रही और उन्होंने अगली क्लास में उन्हें प्रमोशन दे दिया गया, तो वो तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हम देखें तो विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि जो रूबरू होकर शिक्षकों से जो जानकारी वो हासिल करते हैं, एक स्कूल विद्यालयीन या कॉलेज विश्वविद्यालयीन वातावरण में जो जानकारी दी जाती है और जो शिक्षा का अनुभव विद्यार्थी करते हैं, वो उन्हें घर में रहकर नहीं मिला। साथ ही घर का वातावरण कोरोना काल में अत्यधिक प्रभावित था। किसी को आइसोलेशन में घर में रखा गया है, तो घर में खाना बनाने वाले नहीं आ रहे हैं, या घर में खाना जो बनाता है, युवतियां घर में माँ है या बहन है, वो खुद ही बीमार पड़ी हुई है। तो इस तरीके से घर का वातावरण जो था वो अपने आप में भी एक प्रभावी कारण था। तो शिक्षा हर तरह से ही प्रभावित हुई है बच्चों की। जहाँ स्वास्थ्य की बात है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। रोजगार की बात है तो कोरोना काल में कार्यालय भी जो थे वो कुछ घंटों के लिए खुलते थे। जो संविदा कर्मचारी थे, जो अनियमित रूप से कार्य कर रहे थे, जो डेली वेजेस पर थे, दैनिक वेतन भोगी थे, घर में जो कर्मचारी काम करने आते हैं, उनके सबके रोजगार पर बहुत प्रभाव, छुटकर मजदूरों पर भी काफी प्रभाव पड़ा जी। तो मुझे लगता है अभी तक हमारे यहाँ ऐसी श्रम नीति कुछ नहीं बन पाई थी उस समय तक। जो उदार लोग थे उन्होंने तो बिना काम किए भी अपने कर्मचारियों को वेतन दिया। जी हाँ, ये तो लेकिन ये भी मेरे सुनने में आया, कई कर्मचारी ऐसे भी थे जिनके घर में भी बीमार पड़े हुए थे लोग। बच्चों की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें काम पर आने से मना कर दिया गया था। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि रोजगार पर भी इसका कोरोना का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। काफी व्यवसाय पर भी काफी प्रभाव पड़ा। हाँ। दुकानें, शॉप्स बंद थी लॉकडाउन के दौरान, हमने देखा। बिल्कुल इस प्रकार से पूरी हमारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। जी हाँ, जी। और उस समय एक परिवर्तन थोड़ा ये देखने में आया था कि ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा शौक आ गया था लोगों को। तो एक तरफ जहाँ पर वेतन की परेशानियां थी, वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से खर्चे भी हो रहे थे। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजों तरफ से प्रभावित कर रहा था वातावरण को, कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो ऑनलाइन शॉपिंग करके जो पार्सल आई है, कहीं उसमें लोगों को भय था इसमें तो कहीं कोरोना नहीं आ गया, हमारे घर में प्रवेश कर गया। इस भ्रम भी थे लोगों को। तो लोकल लेवल पर जो लोग थे, स्थानीय स्तर के जो किराना और कपड़ों की जो व्यवसाय थे, वो भी परेशान हुए क्योंकि लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर दी थी। तो उनका व्यवसाय भी इस तरीके से प्रभावित हुआ था। यहाँ पर हम यही कहेंगे कि रोजगार इस तरीके से कोरोना काल में काफी प्रभावित रहा। अगली जो मैंने पॉइंट रखा था वो ये कि व्यवहार परिवर्तन। जी। अत्यधिक परिवर्तन देखा गया व्यवहार में। लोगों ने आसपास पड़ोस में बात करना बंद कर दिया था। घर में यदि कोई बीमार है
तो पूछना बंद कर दिया था कि इतने लोग भ्रमित थे कि उन्हें लगता था हम यदि शब्द से भी पूछ लेंगे, बात कर लेंगे आपके घर में तबीयत कैसी है, तो लगता था उन्हें शब्दों के जरिए, वायु के जरिए वायरस हमारे मुंह में पहुंच जाएगा। तो ये इस तरह का जो भ्रम मैं बता रही थी कि भ्रम, बिल्कुल ऐसा भी लोगों ने उस समय समझा होगा, मतलब बात करना भी दूभर हो गया था उन दिनों में। तो कहीं कहीं तो मेरा जो अनुभव रहा वो ये रहा, क्योंकि मैं आना जाना करती रहती थी उन दिनों भी। अच्छा। तो मास्क भी लगाकर, ग्लव्स भी पहनकर और बाकी जो भी हमारे लिए सावधानियां बरतना थी वो मैं बरत रही थी। तो मेरा ये देखना था कि लोग, मैं बाहर घूम रही हूँ तो लोग मुझसे डरते थे बातें करने में कि इनके साथ जरूर कोरोना आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि लोगों को कोरोना की जानकारी नहीं थी कि ये वायरस क्या है। तो लोग ये सोचते थे कि शायद हम घर से, कमरे से निकलेंगे बाहर और खुले में खड़े होंगे तो भी हमें कोरोना हो जाएगा। ये सारी सब चीजें जो व्यवहार परिवर्तन देखने में आया, लोगों ने एक दूसरे के साथ खाना बंद कर दिया था, तो ये व्यवहारिक परिवर्तन देखने में आए थे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये परेशानी अभी तक मतलब जो उस समय से रही, और उस समय ये भी देखा गया कि बात करना भी मुश्किल था और हर व्यक्ति को शक के दायरे में लिया जाता था। तो ये भी एक मानसिक रोग ही माना जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका ये असर पड़ा कि हर व्यक्ति संदेह के दायरे में उसको लेता था। तो इसी दौर में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मानसिक रोग होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, है ना, यानी कोई भी एक्टिविटी को दोहराना, बार बार करना। तो उस दौरान ये भी चीज देखी गई, कुछ लोगों में हम शायद बार बार हाथ धोएंगे तो हमें कोरोना नहीं होगा, तो बार बार जाकर 5-5, 10-10 मिनट में जाकर के वो हाथ धो रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, इस तरीके से मुंह धो रहे हैं। कि मैं जब मनोचिकित्सक के साथ कार्य कर रही थी तो मैंने कई मरीज ऐसे देखे, वो आकर यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब हाथ धो लेते हैं, फिर भी मन में ये संशय बना रहता है कि कहीं कोरोना तो नहीं लगा है, तो हम बार बार धो रहे हैं। तो ये एक OCD का लक्षण था, बार बार सैनिटाइजेशन बार बार करना। जी हाँ। और इसके साथ ही एक और जो मेरे देखने में आया, सुनने में भी आया कि बार बार हाथ धोने से, सैनिटाइजर बार बार प्रयोग करने से त्वचा के रोग होने लगे। तो इस तरह से मतलब एक चीज से दूसरी चीज ने प्रवेश कर लिया उनके शरीर में, दूसरा संक्रामक लग गया। तो यही कहेंगे कि जानकारी की कमी होने की वजह से, लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी बढ़ी, समय थोड़ा बदला, तो लोगों में जागरूकता आ गई और व्यवहार थोड़ी सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगा। कोरोना के जिस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य का जो प्रभाव पड़ा है, उसके प्रभावों का उपचार भी वर्तमान में उपलब्ध है। जी, जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है कोरोना का, उसके लिए मनोचिकित्सक हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। जिला अस्पताल में भी डॉक्टर विनीत अग्रवाल हैं, उन्होंने उस दौरान काफी अच्छा अपना सेवाएं दी और जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें जो मैंने आपको बताया, जैसे डिप्रेशन है, OCD है, एंजाइटी है, इस सब के उपचार उन्होंने दिए और हमारे सरकार ने इस सब के लिए निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई थी। तो अस्पताल में जितने भी मरीज आ रहे थे, सुनकर आपको आश्चर्य होगा, एक एक दिन में लगभग 150 मरीज आ जाया करते थे और बड़े तन्मयता से हमारे डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और सारा स्टाफ उनका पूरा ध्यान रखते थे। उनको समझाया जाता था, उनको काउंसलिंग दी जाती थी और इलाज दिया जा रहा था निःशुल्क, ताकि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक बना रहे। जी, आपने बहुत अच्छी सेवा उस दौरान दी, यानी कि आप एक तरह से कोरोना वॉरियर के रूप में आपने काम किया और मैं सभी अपने जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञों, वहाँ के स्टाफ जिनमें आप भी सम्मिलित रही, मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने कोरोना के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में काफी कार्य किया। और श्रोताओं, हम सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अब मैं मैडम निधि तिवारी से, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि कोरोना के कारण वयस्कों के साथ बच्चों के भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है और वो किस प्रकार का रहा। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी, आपने अभी अभी हमारी तारीफ की है। रेडियो दस्तक को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। रेडियो दस्तक ने भी उस समय काफी प्रसारण किए स्वास्थ्य के संबंध जी, और लोगों को जागरूकता के, ताकि लोगों का मनोत्साह बना रहे। जी हाँ,
जी, कोरोना काल में जैसे आपने कहा कि वयस्कों के साथ बच्चे बहुत प्रभावित हुए। एक जर्नल में पढ़ने आया था कि वर्ल्ड वाइड लगभग 14% बच्चे अफेक्ट हुए जी उसी समय। तो बच्चे देखिए ऐसे प्रभावित हुए कि जो छोटे बच्चे थे, गोद में जो बच्चे थे, मान लीजिए उनकी यदि माँ को कोरोना हो गया है तो उन्हें कौन संभाले। बिल्कुल सही, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरा, स्कूल जाने वाले बच्चे, जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की, उसका भी प्रभाव उनके व्यवहार पर पड़ा, उनके जीवन पर पड़ा। तो बच्चों पर तो ये पड़ा ही पड़ा। और कहना चाहिए बच्चों में एक कॉग्निशनल डेवलपमेंट जो होता है, कॉग्निशन डेवलपमेंटल चेंजेस भी मुझे देखने में मिले, क्योंकि उस समय जब अस्पताल में थी मैं और बच्चे मेरे पास आते थे पेरेंट्स के साथ, तो मेरा काम वहां पर बच्चों का असेसमेंट करना होता था। तो मैंने देखा कि उनकी मेमोरी में भी परिवर्तन आ रहा है, उनकी लर्निंग स्किल्स जो है, लर्निंग का जो स्ट्रेंथ है उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनको पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको ये चीजें याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको कहना चाहिए कि किसी चीज में कंसंट्रेट करना, ध्यान लगाकर पढ़ना, तो एकाग्रता, एकाग्रता मतलब अपना अटेंशन किस तरह से कंसंट्रेट करें, इन सब चीजों की उनको परेशानी आ रही। ओवरऑल हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो वो बच्चों का अफेक्ट हुआ था। जी, बिल्कुल सही बताया आपने। अब शासन की ओर से अभी तक मनोवैज्ञानिक तौर पर जो स्वास्थ्य का जो असर गिरा है, उस पर शासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा सवाल किया है वैसे डॉक्टर साहब आपने। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं या इसमें नए प्रोजेक्ट तैयार हुए हैं, जो नियम बन रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो अभी मेरे देखने में ये आया है कि हमारी भारत सरकार जो है मनोवैज्ञानिक पद को एक कहना चाहिए वे प्राथमिकता दे रहे हैं। देश के स्तर पर मनोवैज्ञानिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा। उनकी नियुक्ति की जा रही है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसके जरिए इन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और मनोवैज्ञानिक तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। जी, अभी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हैं, उनके तरफ से भी आप देखिए स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे विषयों को समाहित किया गया है। रेडियो दस्तक के माध्यम से ये सभी श्रोताओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि सबको जानना चाहिए। और ये भी जानकारी देना चाहूंगी मैं कि काउंसलिंग 2 तरह की होती है, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। जी मैडम। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कोरोना की जानकारी, कोरोना से होने वाले प्रभाव, तो ये 1-on-1 देने से, व्यक्तिगत देने के बदले इसकी सामूहिक जानकारी, जी बिल्कुल, तो वो भी हमने किया। हमने संस्थाओं में, कॉलेज में, जहां जहां वर्कशॉप्स हो सकती थी वहां पर व्यक्तियों के समूह को इकट्ठा करके और हमने इस तरह की जानकारी दी कि कोरोना से होने वाले क्या प्रभाव हो सकते हैं, हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। इस तरह के अभियान से हमें इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हुई, उसका महत्व हमें पता चला कि काउंसलिंग हर क्षेत्र में विशिष्टता रखती है, महत्व रखती है। वो चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, या किसी भी तरह का संकल्प यदि किसी व्यक्ति को लेना है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफल बनने के लिए, सफल व्यक्तित्व को बनाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक विषय और है कि कोरोना के दौरान ऑनलाइन प्रैक्टिस अधिक हुई, यानी कि सामग्री मंगाने के लिए या पढ़ाई के लिए, या लोगों को अपने जॉब में भी ऑनलाइन लगभग 10 घंटे 12 घंटे बैठकर काम करना पड़ा। हाँ मैडम, एक बात और है जो कि कोरोना काल के दौरान देखी गई है, जिसके अंतर्गत बड़े लोगों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, सभी में, चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से ही अधिक कार्य कर पाते थे, तो उन सारी चीजों का अधिक उपयोग करने से क्या उनके स्वास्थ्य पर इसका मनोवैज्ञानिक असर हुआ है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जहाँ तक मनोवैज्ञानिक असर की बात है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जी, तो ये 2 विधाएं बहुत अलग अलग हो गई। जी, पढ़ाई के लिए भी और संपर्क के लिए भी। जी, तो पहले मैं पढ़ाई के लिए इस पर प्रकाश डालूंगी मैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में एक तरफ ये बेनिफिट था कि कोई फिक्स टाइम नहीं था। स्कूल में हमें फिक्स टाइम पर जाना पड़ता है, फिक्स टाइम पर आना पड़ता है। ऑनलाइन में ये सुविधा थी कि जो टाइम तय कर लिया गया है स्पीकर के हिसाब से, और उस टाइम पर रात हो चाहे दिन हो, कभी भी ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट था। दूसरा ये था कि बहुत सारे जो व्हीकल्स रोड पर देखने मिलते थे, बसेस हैं, कार है, स्कूटर है, साइकिल है, ये कुछ भी देखने नहीं मिलता था, क्योंकि घर बैठे लोग बच्चे पढ़ाई कर रहे थे।
परिवर्तन ये था कि बच्चे उस समय जैसे मान लीजिए हॉस्टल में थे, मैं छात्रावास भी जाती थी काउंसलिंग करने के लिए जी। तो बच्चे जो छात्रावास में थे तो उसमें दोनों तरह के बच्चे थे। एक जो घर जाना चाहते थे नहीं जा सके तो वो तो पीड़ित थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो घर में वो सुविधाएं उन्हें नहीं रहती थी और हॉस्टल में सुविधाएं रहती, तो वो बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें ना कॉलेज जाना है और ना घर। वो छात्रावास में ऑनलाइन पढ़ाई किया कर रहे थे, तो उनमें एक खुशी का माहौल में देखती थी। तो ये चीजें थी। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन का शॉपिंग कहीं जाना नहीं है। घर में जो व्यक्ति को बार बार भेजा जाता है, यदि सर्वेंट को बार बार सामान लेने भेजा जा रहा है, या घर में किसी कोई छोटा सदस्य है उसको बार बार यदि किसी किराने की दुकान पर या फल लेने भेजा जा रहा है, दूध लेने भेजा जा रहा है, तो ये सबसे उसे मुक्ति मिली थी। तो वो प्रसन्नता महसूस कर रहा था कि ये अच्छा समय आया है। पर साइमल्टेनियसली यदि हम देखें, साथ में ये भी देखें, तो उसके दुष्प्रभाव भी थे कि वही जैसे व्यक्ति की जीवन की जो भागदौड़, जो लाइफ स्टाइल होती है, वो स्टैग्नेट हो गई थी, स्थिर हो गई थी। जीवन की गति जैसे कहना चाहिए रुक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया है। पैदल चलना, सैर करना, उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। ऑफलाइन हम पढ़ाई की बात करें तो उसकी बात ही अलग है। जब संवेदनाएं रहती हैं, रूबरू होकर जब बच्चे और टीचर पढ़ते हैं, तो उसमें जो कॉग्निशनल लेवल की जब हम बात करते हैं, यानी संवेदनाएं, जो हमारे पांचों संवेदनात्मक, जो हमारा कॉग्निशन है, इंद्रियां जो हैं, हमारी पांचों इंद्रियां, वो प्रभावित होती हैं। उसका असर पड़ता है व्यक्ति के सीखने में भी, सुनने में भी, पढ़ने में भी, लिखने में भी। तो ये सारी सब चीजें थी। ये सब ऑफलाइन में ही इसका उपयोग हो सकता है। ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उदासीनता थी बच्चों में, साथी नहीं थे उनके साथ में। टीचर से जो उन्हें व्यक्तिगत नोट मिलते थे वो नहीं मिल रहे थे। तो ये सब चीजें हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही एक अलग अलग विधाएं हैं। कुछ क्षेत्र में, कुछ तरीके से हम कहें तो ऑफलाइन के लाभ हैं, कुछ चीजें हम कहें तो ऑनलाइन के लाभ, मतलब मिला जुला। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि देखिए ऑनलाइन की यदि हम बात करें डॉक्टर साहब, तो जो बच्चे अपने ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, उनके पास कहाँ ना नेट, ना कंप्यूटर, ना लैपटॉप, मोबाइल भी एंड्रॉइड मोबाइल नहीं। तो टीचर्स यदि एंड्रॉइड मोबाइल पर यदि उनके पीडीएफ में यदि कोई फाइल भेज रहे हैं, तो वो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? पुअर क्लास के लोग हैं जी हाँ। वो उनको बच्चे थोड़ी ऑनलाइन, मोबाइल ही नहीं है, किसी घर में एक ही मोबाइल है जी, और तो वो कैसे पढ़ेंगे? जी हाँ। तो उनके लिए ऑफलाइन जो एजुकेशन है वही उनके लिए बेनिफिशियल है और उसका वो उपयोग कर सकते हैं ठीक से। तो दोनों ही तरीके से हम कहेंगे कि कुछ पक्ष इसका अच्छा है, कुछ पक्ष ऑफलाइन का अच्छा है, कुछ ऑनलाइन का अच्छा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद निधि तिवारी मैडम आपको कि आपने कोरोना में वयस्क पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव से उस पर चर्चा की, और रेडियो दस्तक 90.8 FM में आपने यहाँ स्टूडियो में पधार कर जो चर्चा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं ने आज कोरोना के पश्चात रोगियों में जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव गिरे, उस पर बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई। हम रेडियो दस्तक के द्वारा यह स्वास्थ्य संकल्प भाग 14 को लेकर आज आए। इसी प्रकार से हम इसके पहले और अभी बाद तक स्वास्थ्य संकल्प को प्रसारित करते रहेंगे और हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं। ये बहुत हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और हम चाहेंगे कि आप इन सारी कड़ियों को जरूर आवश्यक रूप से सुनते रहें। आपके स्वास्थ्य जन जागरूकता के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। You are listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak at 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।